हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी करा दिए हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, अब तो निकालना सीख गए होंगे। लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है मास परसेंटेज, और कैसे उसके ट्रिकी वाले क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उसके टफ क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो मैंने सेकेंड लेक्चर के अंदर बताया था। आज हम लेक्चर 3 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं आइसोमॉर्फ्स। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आएगी, आइसोमॉर्फ्स क्यों पढ़ा रहे हो, आगे पता पड़ जाएगा कि मैं आइसोमॉर्फ्स क्यों पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइसोमॉर्फ्स। अगर किसी को लेक्चर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आइसोमॉर्फ्स। कोई मुझे बताएगा क्या होता है आइसोमॉर्फ्स, कैसे पहचानते हैं आइसोमॉर्फ्स, कैसे आते हैं आइसोमॉर्फ्स के क्वेश्चंस, किस तरीके से हम एक आइसोमॉर्फ से दूसरा आइसोमॉर्फ्स बनाते हैं। कोई बताएगा मुझे? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। और ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे का भी रहने वाला है, और अगर कुछ जानता भी है तो उसका भी रहने वाला है। तो ऐसे मत बोलना कि मैम आप बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो इतना, क्योंकि बच्चे, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिनको नहीं नॉलेज है ना। कोई भी बच्चा कमज़ोर, गधा, मंद बुद्धि नहीं होता। बच्चे को वो सर्व नहीं किया जाता जिसकी वजह से बच्चा नहीं समझ पाता है ना। तो मैं वो बच्चे को भी समझा दूंगी जो बिल्कुल बेस पर है, जिसको नहीं पता। जस्ट लेक्चर को ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं? द कंपाउंड यूजुअली आयनिक। कौन से कंपाउंड? यूजुअली आयनिक। कोई बताएगा कि आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? चलो ये बता दो। आयनिक बॉन्ड बनता है जब एक मेटल एटम होता है और एक नॉन मेटल एटम होता है, तब बनता है आयनिक बॉन्ड, है ना। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब बनता है आयनिक बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि एक आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँ, नहीं, इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफ़र होता है तभी बनता है आयनिक बॉन्ड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों कंबाइन होते हैं, तब बनता है आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर बात करें आइसोमॉर्फ्स की, द कंपाउंड यूजुअली आयनिक। कौन से वाले कंपाउंड? यूजुअली आयनिक, हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फ्स, इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फ्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। अब आप बोलोगे मैम ये तो आपने डेफिनेशन बता दी, ये होता क्या है वो बताइए। देखो, आइसोमॉर्फ्स का मतलब होता है बच्चे, ऐसे अलग अलग केमिकल सब्सटेंस, ऐसे अलग अलग केमिकल सब्सटेंस जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है, भले ही केमिकल फॉर्मूला क्यों ना अलग हो। फिर से सुनो, ऐसे अलग अलग केमिकल सब्सटेंस जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है, भले ही केमिकल फॉर्मूला अलग क्यों ना हो। ठीक है, अब बात आती है, बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों को नहीं पता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है। आप जहाँ पर भी बैठकर पढ़कर देख रहे हो, देख रहे हो, जो भी ये लेक्चर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपके आसपास दीवार तो होगी। जब ये दीवार बनती है बच्चे, तो ये कैसे बनती है? ब्रिक्स से बनती है, ईंट से बनती है। तो यहाँ पर ब्रिक्स में हम प्रॉपर मैनर में लगाते हैं, है ना, प्रॉपर मैनर वे में लगाते हैं, तभी तो इतनी ब्यूटीफुल दीवार हमें दिखती है। अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे करें, एक दीवार इधर, एक ब्रिक हमने इधर लगा दी, एक ब्रिक इधर लगा दी, एक ब्रिक इधर लगा दी, एक ब्रिक उधर लगा दी, एक ब्रिक उधर लगा दी, क्या हमारी दीवार बन पाएगी? प्रॉपर मैनर वे में बन पाएगी? हो सकता है 1% मान लो बन जाए, लेकिन एक प्रॉपर वे में तो नहीं मिलेगी। जैसे कि मेरे पीछे भी आपको दीवार दिख रही है, क्या ऐसी दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी। क्या होता है इसमें? एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? ब्रिक का। तो ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट है ना ब्रिक्स का, यही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इसको केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करेंगे? केमिस्ट्री में क्या होता है? ब्रिक्स की जगह होते हैं एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं केमिस्ट्री में? एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को एक
ज्योमेट्री में एक बार बार रिपीटिशन से एक 3D ढांचे के अंदर लगाया जाता है। इस 3D ढांचे को ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूले से समझते हैं कि क्या होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप सब लोग स्कूल गए हो, सबने अपना स्कूल एंजॉय किया है, सभी ने किया होगा। अगर यहाँ तक पढ़ रहे हो तो स्कूल डेफिनेटली गए हो, है ना। स्कूल में क्या होता है, असेंबली होती है ना। असेंबली जब होती थी तो प्रॉपर हर क्लास के बच्चों की एक लाइन लगी होती थी, है ना। जैसे कि 6th क्लास है, अगर उसके 2 सेक्शन है तो 6th A 6th B 7th A 7th B प्रॉपर एक लाइन लगी होती थी। अगर गड़बड़ भी होती थी लाइन तो दूर से टीचर एक्सप्रेशन करती थी, है ना, करती थी। आपने भी फील किया होगा अपने स्कूल में। तो हम जब दूर से देखते हैं तो असेंबली के अंदर वो लाइन जो होती है वो हमें बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देती है, तो वही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऐसे अलग अलग केमिकल सब्सटेंस जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, याद रखना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमेशा सेम होगी, भले ही उसका केमिकल फॉर्मूला हमें क्यों ना अलग दिख रहा हो। केमिकल फॉर्मूला अलग हो सकता है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगी। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोमॉर्फ्स। अब मेरे प्यारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि कैसे पहचानेंगे आइसोमॉर्फ्स, कैसे पहचानेंगे। तो देखो, आइसोमॉर्फ्स में क्या कुछ कंडीशन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम एटॉमिक रेशो। सेम एटॉमिक रेशो क्या होता है बच्चे, किसी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले में एटम का नंबर सेम होना चाहिए, वही आइसोमॉर्फ होगा। ठीक है, किसी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले में एटम का नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसी को बोलेंगे आइसोमॉर्फ्स। सेकेंड होता है, आयंस का साइज लगभग सेम होना चाहिए, ताकि एक एलिमेंट या एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को रिप्लेस कर सके, इसलिए आयंस का साइज लगभग सेम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले में एटम का नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए और आयंस का साइज भी सेम होना चाहिए ताकि वो इजीली रिप्लेसेबल हो। अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल कौन से हैं। इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल, आपके सिलेबस में कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जी मेंस का दे रहे हो, 12th का दे रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का दे रहे हो, 3 बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमॉर्फ्स होते हैं। फर्स्ट होता है ZnSO4, फर्स्ट है ZnSO4 डॉट 7H2, इसको बोलते हैं वाइट विट्रियोल। क्या बोलते हैं, वाइट विट्रियोल। सेकेंड होता है, सेकेंड एग्जाम्पल है आइसोमॉर्फ्स का। आइसोमॉर्फ्स है तो भले ही केमिकल फॉर्मूले सिमिलर है लेकिन इन सब की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगी। सेकेंड होता है FeSO4 डॉट 7H2O। अब ये मैं जो डॉट बोल रही हूँ ना, ये मेरी प्रोनाउंसिएशन है, तो अब अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम इससे फैमिलियर हो गए होंगे कि मैं इसको डॉट बोलती हूँ। अब ये फिजिक्स वाला डॉट प्रोडक्ट मत समझना, ठीक है। FeSO4 डॉट 7H2O को बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है MgSO4 डॉट 7H2O, इसको बोलते हैं रेड विट्रियोल। क्या बोलते हैं, रेड विट्रियोल। या फिर इसका एक और नाम होता है एप्सम सॉल्ट के नाम से इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट। तो 3 आइसोमॉर्फ्स होते हैं, ZnSO4 डॉट 7H2O वाइट विट्रियोल, FeSO4 डॉट 7H2O ग्रीन विट्रियोल एंड MgSO4 डॉट 7H2O रेड विट्रियोल, जिसको एप्सम के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, आइसोमॉर्फ्स होते हैं, जिसमें भले ही केमिकल फॉर्मूला सिमिलर ना हो लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर होगी। आइसोमॉर्फ्स में बच्चों एलम्स भी आते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये एलम्स क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि एलम्स क्या होते हैं। बच्चों फिटकरी जानते हो आप लोग, फिटकरी जो यूज़ होते हैं, जो शेविंग वगैरह करते हैं मेंस, जो भी बॉयज़ या फिर मेंस जो शेविंग करते हैं, तो पहले, अभी मुझे नहीं पता लेकिन पहले जब अगर कट जाता था तो फिटकरी लगा लेते थे, है ना, तो उसी को बोलते हैं एलम्स। तो ये जो एलम्स होते हैं ना, ये भी आइसोमॉर्फ्स में आते हैं, जिसका एक कॉमन फॉर्मूला होता है। अगर आपको कभी एलम का क्वेश्चन आ जाए ना तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला ज़रूर याद करके रख लो, यही फॉर्मूला होगा। बस मेटल की जगह जिंक लगा देगा, एल्यूमिनियम लगा देगा, क्रोमियम लगा देगा, पोटेशियम लगा देगा, ऐसे डिफरेंट कर देगा, लेकिन फॉर्मूला एलम्स का ऑलवेज सेम रहेगा। क्या,
M2SO4 डॉट M2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये होता है एलम्स, जिसमें से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। पहला है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको बोलते हैं पोटाश एलम। क्या बोलते हैं इसको? पोटाश एलम। क्या बोलते हैं? फिर से बताइए, क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। फटाफट से याद रखो इस फॉर्मूले को। क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। क्या है इसका फॉर्मूला? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको बोलते हैं पोटाश एलम। क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। एक और एग्जाम्पल है एलम का, K2SO4 डॉट Cr2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको प्यारे बच्चे बोलते हैं क्रोम एलम। क्या बोलते हैं? क्रोम एलम। तो एलम्स भी आइसोमॉर्फ्स होते हैं जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होती है। कॉमन फॉर्मूला होता है M2SO4 डॉट M2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका पहला एग्जाम्पल मैंने बताया पोटाश एलम। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। एंड क्रोम एलम का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग बताइए, याद करिए मेरे साथ, ये आता है K2SO4 Cl2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये होता है क्रोम एलम। यहाँ पर देख रहे हो एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया है क्रोमियम को। एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया है क्रोमियम को। क्यों कर दिया है कोई मुझे बताएगा? क्योंकि इसका क्रिस्टल अरेंजमेंट बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को रिप्लेस कर दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आइसोमॉर्फ्स होते हैं जिनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होती है, चाहे केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट क्यों ना हो। अगर कभी पहचानने को आ जाए आइसोमॉर्फ्स तो देख लेना कि केमिकल कंपाउंड में, केमिकल फॉर्मूले में एटम का नंबर सेम होना चाहिए एंड सेकंड आइंस का साइज सेम होना चाहिए ताकि वो रिप्लेस कर सके। जिसमें से कि तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आइसोमॉर्फ्स के। फर्स्ट है ZnSO4 डॉट 7H2O जिसको व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं। सेकंड है FeSO4 डॉट 7H2O जिसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल है MgSO4 डॉट 7H2O जिसको रेड विट्रियोल बोलते हैं और जिसको एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। एलम्स जो होते हैं वो भी आइसोमॉर्फ्स होते हैं। उसका क्या फॉर्मूला था? M2SO4 डॉट M2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। दो एग्जाम्पल पोटाश एलम एंड क्रोम एलम। अब आएगा वो वाला क्वेश्चन कि मैम आपने आइसोमॉर्फ क्यों कराए? क्योंकि बच्चे एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में जिसमें उसने मास परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा था, मास परसेंटेज दे दिया था। उसने क्या करा था? उसने वाइट विट्रियोल का फॉर्मूला दे दिया था और उसने बोला था ये आइसोमॉर्फ्स है अलग मेटल के सल्फेट से। आइसोमॉर्फ है मतलब बिल्कुल सिमिलर होगा इसके सिमिलर, लेकिन यहाँ पर जिंक की जगह क्या आ जाएगा? मेटल आ जाएगा और उस मेटल का हमें क्या निकालना है? मास निकालना था। देखो ये क्वेश्चन दिया है द सल्फेट ऑफ मेटल M कंटेन्स 9.87% ऑफ मेटल। दिस M 9.87 of M, this sulfate is isomorphic with ZnSO4.7H2O. Find out the atomic mass of metal. इसका सिंपल सा फंडल समझो। क्वेश्चन जो बोल रहा है हटाओ ना यार, उसको समझो। हमें दिया हुआ है ZnSO4.7H2O दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला है एक ऐसा ही कंपाउंड है जिसमें Zn ना देकर उसने दे दिया है M। M क्या है? कोई और मेटल दे दिया है। MSO4.7H2O ये उसने दे दिया है, ठीक है। जहाँ पर हमें मेटल का एटॉमिक मास निकालना था, मास परसेंट दिया हुआ है, मास का एटॉमिक मास निकालना है, पूरे टोटल का हमें पता है, तो क्या निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल देंगे जी। कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको मास परसेंटेज का? रिकॉल करें फिर से। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट, क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। हमें मास परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है,
कितना 9.87, इसको 10 मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। जहाँ पर मेटल को आप x मान लो, देखो इसका पूरे का फॉर्मूला अगर आप एड ऑन करोगे तो वहाँ जिंक आ जाएगा, जिंक को हटाओ, इस पूरे का एटॉमिक मास निकाल लो तो ये आएगा 222, ठीक है। मेटल को हमने x माना हुआ है और इस पूरे का जब हमने निकाला एटॉमिक मास तो ये आया 222, बस लगा दो। मास परसेंटेज दिया है 10%, कंपोनेंट का मास तो हमें निकालना है और टोटल मास क्या है x प्लस 222 इंटू 100, बस यहाँ से x आ जाएगा जो कि आपका अप्रॉक्स आ रहा होगा 24%। क्या आ रहा होगा 24%। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इस तरीके से भी मास परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आइसोमॉर्फ्स कराया। तो हमारा आइसोमॉर्फ्स भी रिकॉल हो गया, हमें वो ट्रिकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जो कि मास परसेंटेज ने आइसोमॉर्फ्स से कनेक्ट करके पूछा था प्रीवियस ईयर, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आया हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे आइसोमॉर्फ्स। आई होप आप लोगों को आइसोमॉर्फ्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वॉकिंग, कीप हासलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर कोई मुझसे पर्सनली मेंटरशिप लेना चाहता है किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए तो वो मुझसे ले सकता है। मेरी मेल आईडी शो हो रही होगी स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर कोई मुझसे जूम मीटिंग के थ्रू पढ़ना चाहता है पर्सनली तो वो भी पढ़ सकता है मुझसे, ठीक है। उसमें क्या फैसिलिटी मिलती है, प्रॉपर आपको फील ही नहीं होगा कि आप वर्चुअली पढ़ रहे हो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बिल्कुल फील होगा कि आप एक ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हो। डेली क्लासेस होंगी जूम मीटिंग के थ्रू, डेली आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको 30 मिनट्स का बिल्कुल एक डाउट सेशन दिया जाएगा जिसमें आप फेस टू फेस मुझसे अपना पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स निकलते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो इस मेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हासलिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।